हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। आज जो हम केस स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है केस स्टडी नंबर 5। सबसे पहली केस स्टडी आज की, और आज मैं सारी की सारी केस स्टडी कंप्लीट कर दूंगा जो हमारी बची हुई केस स्टडीज़ हैं। ठीक है, हमारी 3 या 4 केस स्टडीज़ बची हुई थी टोटल 7 में से, तो आज मैं सारी की सारी केस स्टडीज़ आज के सेशन में कंप्लीट कर दूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 to 12 मिनट्स में सारी केस स्टडीज़ एक केस स्टडी कवर हो जाए। ठीक है, जिससे कि हमारा जो है फटाफट से आपको मुश्किल भी ना हो और आप फटाफट से रिवाइज़ भी कर लें। इसलिए मैंने पहले से ही पूरी की पूरी केस स्टडी रीड कर ली है, और जिस क्वेश्चन में हमारा केस स्टडी से लिंकेज होगा तो मैं बता दूंगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से लिंक है हमारे केस स्टडी से। और कुछ क्वेश्चंस मोर देन 90% क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्टली ही पूछे गए हैं और जो ये केस स्टडी हम करने जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 5, इस वाले में तो मतलब ये मान लो मोर देन 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं उसमें से, जिसमें आप बिना केस स्टडी पढ़े भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और बिना टाइम वेस्ट करें और ख़त्म करते हैं इसको। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू आता है वो ये पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंस वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की कब रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, मतलब फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से पूछ रहा है। कहता है डोनेशन एक्सीडिंग 0.5% ऑफ द एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years और यूएसडी 40 lakhs। नो, हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमने तो 1% पढ़ा था और यहाँ पर 50 लाख पढ़ा था, तो ये तो है ही नहीं आंसर। दूसरा, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड सेल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी यूएसडी $20,000 और 4% नहीं, हमने तो 5% करके कुछ पढ़ा था, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा, रेमिटेंस एक्सीडिंग 10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी। यस, ये हमने पढ़ा था कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर जाता है नॉर्मल कंसल्टेंसी का, तो उस केस में आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होती है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टेंसी होती है तो हमारा $1 करोड़ से ऊपर होता है तब। तो यहाँ पर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर 10 लाख नॉर्मल वाला होगा, मतलब तो 10 लाख से ऊपर जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, तो सी इज़ द आंसर। सेकंड, कहता है मिस्टर ओपी बिस्ट नेम डज नॉट अपीयर इन द। मिस्टर ओपी जो हमारा है उसका नाम जो है अपीयर नहीं कर रहा है इन द रजिस्ट्रेशन पेपर्स जो रिलेटिंग टू पुणे अपार्टमेंट परचेज बाय वरुण, दो ही कंट्रीब्यूटेड 12.35 lakhs टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट। मतलब ये जो मैं आपको बता दूं, मैंने केस स्टडी रीड करी थी, तो ये इनका जो रिलेशन है वो फादर और सन का है। तो इनके बीच में ये बोला गया कि जो मिस्टर ओपी है उनका नाम नहीं आ रहा है, पापा ने मदद करी है बच्चे की, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आ रहा है अपार्टमेंट में। ठीक है, अपार्टमेंट के रजिस्टर पेपर में, तो क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। तो मैंने आपको जो प्रोहिबिशन और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पढ़ाया था, तो या रिवीजन वीडियो डाली थी, या आपने अपने टीचर से पढ़ाओ या आपने खुद से भी पढ़ाओ, तो वहाँ पर पढ़ा होगा बेनामी ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम ऐसे उसके लिए मदद करी जाती है बाप बेटे की या रिलेशन होता है, जो एक्सेप्शंस डाली गई हैं, तो उसमें ये बात सिंपली मेंशन है। तो वहाँ पर बताया गया कि बाप बेटे का रिलेशन, फिड्यूशियरी कैपेसिटी या फिर जॉइंट ओनर्स, तो उस केस में नहीं माना जाता है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें अगर आप साफ, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि पापा का स्वार्थ था, पापा ने कोशिश करी थी पैसे बचाने की या पैसे छुपाने की, इसीलिए अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, तब तक वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो इस वाले कंडीशन में भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी, इट इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो ये आता है कि इसके अंदर हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सॉफ्टवेयर वुड रिक्वायर फर्निशिंग द टू द डिक्लेरेशन अंडर फेमा 1999। कहता है कहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप री एक्सपोर्ट बेसिस पे बुलाते हो तो नहीं होती, जब आप फ्री ऑफ पेमेंट करते हो तब भी नहीं होती, जब आप गिफ्ट देते हो 5 लाख से ऊपर का तब होती है। तो यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ का गिफ्ट दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज़ द आंसर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एन एक्सपोर्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन बायर इज रिक्वायर्ड टू मेक द शिपमेंट ऑफ द गुड्स विद इन डैश ऑफ द रिसीविंग एडवांस पेमेंट। सबको पता है, एक जैसे ही आपको एडवांस मिला उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो 1 year इज द आंसर। फिफ्थ पॉइंट, एन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज परमिटेड टू ट्रांसफर हिज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर सकता है, जो इंडिया में है, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन रेसिडेंट इंडिया को कर सकता है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, इसका 6th पॉइंट क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज जो परचेज किया गया है ऑथराइज डीलर के द्वारा बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ रिमेन्स अनस्पेंट नीड्स टू बी सरेंडर। किसके द्वारा, रेसिडेंट है पर्सन, तो रेसिडेंट को के पास जब भी होगा अगर, तो उसे 180 दिन के अंदर अंदर करना होगा, तो 180 days इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ वर्ड देख लो आप, पर्सन रेसिडेंट है। ठीक है, तो रेसिडेंट को कब करना होता है, 180 days के अंदर अंदर करना होता है, दैट्स इट। इसके बाद इन केस ऑफ गुड्स वैल्यूइंग अप टू ₹5 lakh एज डिक्लेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड सेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट टू एन इम्पोर्टर इन अ फॉरेन कंट्री। तो आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का अमाउंट, 5 लाख से ऊपर का अमाउंट, यहाँ अप टू 5 लाख लिखा है, 5 लाख से ऊपर होता तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है गिफ्ट के केस में, वरना डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं जाएगा, बी इज़ द आंसर।
उसके बाद 8th पॉइंट की बात करते हैं। द टर्म मोरेटोरियम इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मींस, टर्म उसका मतलब क्या होता है, मोरेटोरियम का मतलब जो सेक्शन नंबर 14 ऑफ IBC 2016 में लगाया जाता है उसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है अ टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑन द एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा, अ पीरियड डिक्लेयर्ड बाय द NCLT ड्यूरिंग विच नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी और द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यस, उसमें चार में जो 4 पॉइंट्स है उसमें ये वाली बात लिखी हुई है, तो बी इज़ द आंसर। सबसे अच्छा आंसर इसमें इन चारों ऑप्शन में अगर आप रीड करोगे तो बी ही है। तो हमें MCQ में हमेशा बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, तो बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट इंडियन टू एक्वायर इमल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया? क्या वो परमिसिबल है? यस, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है वो तो एक्वायर कर सकता है आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज पर द IBC 2016 एंड IRP अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा, कहता है IRP अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। IRP को जो अप्रूव करा जाता है वो कितने परसेंट लोग चाहिए होते हैं? 66%। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ये जो आंसर है ये पुराना प्रोविजंस के हिसाब से था, अमेंडमेंट आ चुकी है, तो आपको 66% वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना होगा। तो इसमें से कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पुराने प्रोविजंस के हिसाब से है, जिसका अब रेट परसेंटेज चेंज कर दिया गया है, अब परसेंटेज 66%। तो पेपर में जब भी पूछा जाएगा 66% देके पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। कहता है एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशंस अंडर द फेमा 1999। सबसे पहला, फॉरेक्स डीलर्स लिमिटेड इज एन ऑथराइज पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ फेमा, ठीक है भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड सर्टेन, RBI ने कुछ डायरेक्शंस इशूड करी है ऑथराइज पर्सन के लिए और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है और उसने प्रोवाइड नहीं करी, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? यार हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 11 ऑफ द फेमा एक्ट जो है हमें बताता है कि उनके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी प्लस 2,000 रुपये जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, ईच डे की जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मिस्टर शेखर रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 150 डेज इन 16-17, मतलब 16-17 में 150 दिन रहा एंड देयर आफ्टर वेंट अब्रॉड। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2017 एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18? तो भाई एक बात बताओ, जब 182 डेज से कम रहा पिछले साल में, तो पहली बात है हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 182 डेज से कम रहा तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, मतलब वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा मिस्टर शेखर, बात खत्म। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग अ several business units all over India, the world. It has a unit of manufacturing computers, printers within its headquarters in Pune. It has a branch in Dubai, which is controlled by the headquarters in Pune. Okay, what about the residential status under the FEMA 1999 of printer units in Pune and the Dubai branch? ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था और वहाँ पर भी रीज़न बताया था कि कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये ब्रांच भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। और ये ICAI का फेवरेट क्वेश्चन है, कल के उसमें भी मैंने बताया था कि हर जगह बार बार पूछता है। ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है जो इकोनॉमिक लॉ का पेपर है आपका, ठीक है भाई, हमें ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999 वेदर देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से बताना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन होगी इन सब चीज़ों पे या है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो बिना किसी लिमिट के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अलाउड है आपको, ठीक है। या आप पढ़ते हैं जब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा, a person who is resident of USA for several years is planning to return to India permanently. Can he continue to hold the investment made by him in the securities issued by? Yes, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है और उसने उस टाइम पे जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था तब उसने परचेस करी थी प्रॉपर्टी, तो उसके बाद जब वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया में ना तो भी होल्ड करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। फार्म हाउस, हो फार्म हाउस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, उसमें तो लगा ही नहीं सकता, जो PROI होता है वो, तो ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, तो ये नहीं अलाउड। लास्ट, अ पर्सन हु इज़ रेसिडेंट ऑफ कैनेडा इज़ प्लानिंग टू एक्वायर इमल प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बस इतना ध्यान रखना नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा लेके आए या फिर जो उसका नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें पैसा ऑलरेडी पड़ा हो और वो पैसा जो है लेजिमेट तरीके से कमाया हो तो उससे पेमेंट करेगा तो वो प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है डिस्क्रिप्टिव हुआ? एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशंस अंडर द रेरा एक्ट 2016। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? मिस्टर राम बुक्ड अ 4 BHK फ्लैट अंडर द गेटवेज प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर पंकज। मिस्टर पंकज विदाउट टेलिंग द अलॉटीज रिड्यूस द नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम 4 to 3 हिमसेल्फ। मतलब उसने 4 से क्या किया, 3 कर दिया, ठीक है। और जब भी हमें ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट करना होता है तो आपको पता होगा 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर माइनर होता है तब तो बिना परमिशन के भी कर सकते हो, लेकिन जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि घर ही के नंबर्स ही चेंज कर रहे हो, रूम्स के नंबर ही चेंज कर रहे हो, तो उस केस में 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल चाहिए होती है। तो यहाँ पर उसने 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल नहीं ली, तो एक तो ये अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, रेमेडीज़ क्या अवेलेबल है? तो रेमेडीज़ हमें पता ही है कि उससे कंपनसेशन ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, राइट्स ले सकता है, तो उसका आप सेक्शन कोट कर सकते हो, सेक्शन 8 जो हमारा रेरा का सेक्शन है, ठीक है। दैट्स इट।
इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है मिस्टर विवान बुकड अ 4 BHK फ्लैट अंडर द फ्लावर वैली प्रोजेक्ट फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 करोड़। द प्रोजेक्ट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर श्याम, ठीक है, मिस्टर श्याम, एंड मिस्टर श्याम पुट अ कंडीशन टू पे ₹50 lakhs एज एन एप्लीकेशन फीस। आपको पता होगा एप्लीकेशन फीस कितनी हो सकती है, 10% हो सकती है। तो 2 करोड़ का 10% कितना होगा, 20 lakhs हो सकता है। 50 lakhs जो है वो गलत है, इनवैलिड है, ठीक है। तो 20 lakhs हो सकता है, 20 lakhs से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा, और तो हमारा ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड माना जाएगा। और सेक्शन नंबर 13 आप कोट कर सकते हो रेरा का, जहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये इनवैलिड है। सेक्शन नंबर 13 कोट कर सकते हो रेरा का, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।